हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रश्मि उनियाल, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नरेंद्र नगर से। और आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी प्रथम सेमेस्टर की द्वितीय यूनिट, जिसमें कि हम जानेंगे ग्रेविटेशन या गुरुत्व और उससे संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे गुरुत्वीय क्षेत्र और उससे संबंधित विभव, अगर हम कहें ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल की। सो इन द प्रेजेंट यूनिट वी विल बी डिस्कसिंग वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग जनरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन माइंड। और जब हम बात करते हैं जनरलाइजेशन की, तो अवश्य ही हमें जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो हम प्रकृति के अध्ययन की बात करते हैं। और अगर हम प्राकृतिक फिनोमेना को देखें तो हम देखते हैं कि उनमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस सब कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी के बीच में भी हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करेंगे, जिसमें कि नेचर वो फॉलो करता है बहुत ही कंप्लीटनेस और जनरलिटी के साथ में एक एलिगेंटली सिंपल प्रिंसिपल को, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कहानी शुरू होती है ऑब्जर्वेशंस के साथ में। ऑब्जर्वेशन का मतलब है जब हम चीज़ों को देखते हैं, उनका प्रेक्षण करते हैं, अगर हम तकनीकी शब्दों में बात करें तो। और वो प्रेक्षण किस तरीके से नई खोजों की तरफ लीड होता चला जाता है। अगर हम कहानी की शुरुआत में देखें तो ये द स्टोरी बिगिंस विद द एंशिएंट्स ऑब्जर्विंग द स्काईज। और बहुत ही गर्व के साथ हमें जानना चाहिए कि वन ऑफ द फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर and mathematician known as Aryabhat. He studied motion of celestial objects in great detail, most likely in around 5th century AD itself. And he wrote his conclusions in his book आर्यभट्टिया। और इसमें उन्होंने establish किया कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो अपनी ही एक एक्सिस के चारों ओर घूम रही है। और इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न स्टार्स और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जिनको हमारी पृथ्वी से देखा जा सकता है, उनके मोशन और उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बात करने की कोशिश की। While ancients were observing the motion of planets among the stars, and finally they deduced that planets revolve around the sun. अगर इस फैक्ट की हम बात कर रहे हैं तो हमारे लिए जैसे ये वेल नोन है कि हाँ, प्लैनेट्स जो हैं, अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों ओर घूम रहे हैं। और इस फैक्ट को बाद में रीडिस्कवर किया कोपरनिकस ने। लेकिन 15th सेंचुरी की शुरुआत में ये बहस बहुत ज़्यादा प्रचलित थी कि क्या वाकई में जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वाकई में वो सन के चारों ओर घूम रहे हैं या नहीं। तो टाइको ब्राहे ने एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई। उन्होंने एक डिफरेंट आइडिया दिया और उनका आइडिया ये था कि ये जो डिबेट है अबाउट द नेचर ऑफ मोशन, कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये किस तरीके से मूव कर रहे हैं, सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं या नहीं, और कर रहे हैं तो किस तरीके से, इसको बेस्ट अगर हम अप्रोच कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, तो दरअसल हमें प्लैनेट्स की, ग्रहों की जो स्काई में पोजीशन है, उनको काफ़ी एक्यूरेट तरीके से मेज़र करना होगा सबसे पहले। और दरअसल ये एक बहुत ट्रेमेंडस आइडिया था, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि अगर हम कुछ जानना चाहते हैं, अगर हमें कुछ साइंटिफिकली पता करना है, इस्टेब्लिश करना है एक फैक्ट को, सो इट इज़ बेटर टू परफॉर्म सम केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। बेहतर हो कि हम कुछ प्रयोगों का सहारा लें, कुछ प्रयोग बहुत सटीक तरीके से किए जाएं, बजाय कि सिर्फ डीप फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स देने के, और जो कि किसी भी साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए दरअसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टाइको ने बहुत सारे ग्रहों को, उनकी गति को अपने ऑब्जर्वेटरी से, जो कि कोपेनहेगन के पास में थी, वहाँ से ग्रहों की गति को बहुत साल तक ऑब्जर्व करते रहे, उनका प्रेक्षण करते रहे और उनकी पोजीशंस को काफ़ी एक्यूरेटली पता किया और एक एक्सटेंसिव डेटा उन्होंने प्रोड्यूस किया। और उनकी डेथ के बाद इस डेटा को मैथमेटिशियन जोहानेस केपलर ने
ओवरटुक किया और इस डेटा को स्टडी किया, और उन्होंने बताया इस डेटा के थ्रू ही कुड एक्चुअली डिस्कवर सम वेरी ब्यूटीफुल एंड रिमार्केबल बट वेरी सिंपल लॉज अबाउट प्लेनेटरी मोशन. So now let's summarize Kepler's law of planetary motion quickly, as we will be discussing about it in later on in detail in the same unit. So I'm just summarizing some facts. So केपलर के ग्रहों के गति के नियमों को अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहला नियम वो बताता है कि प्रत्येक ग्रह वो सन के चारों ओर, अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो सूर्य के चारों ओर प्रत्येक ग्रह एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जिससे इससे पहले कि ये माना जाता था कि सारे ऑर्बिट्स कैसे हैं, सर्कुलर हैं, तो सर्कुलर ना होके ये ऑर्बिट्स इलिप्टिकल हैं और सूर्य इस इलिप्स के किसी एक फोकस पर स्थित है. अब अगर इलिप्स की बात करें सो एन इलिप्स इज़ नॉट जस्ट एन ओवल शेप. ये सिर्फ एक ओवल शेप नहीं है बल्कि एक बहुत ही स्पेसिफिक और प्रिसाइज कर्व है जिसके कि दो फिक्स पॉइंट होते हैं और जिसे हम बोलते हैं इस इलिप्स का फोकस. तो ये इलिप्स हमें कैसे प्राप्त होता है, लेटर ऑन हम इसको करके भी देखेंगे. तो ये इलिप्स को प्राप्त करने के लिए हमें सारे ऐसे पॉइंट्स जिनकी कि इन दो फिक्स बिंदुओं से, जिनको हम इलिप्स का फोकस कह रहे हैं, उनसे दूरियों का योग अगर एक कांस्टेंट रहता है, और ऐसे सारे बिंदुओं को हम बिंदुपथ, जैसे हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में, या लोकस अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमें एक इलिप्स प्राप्त होता है. दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि प्लैनेट सूर्य के चारों ओर यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहे हैं. उनका जो स्पीड है, उनका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है अगर हम कहें, वो एक जैसा नहीं है थ्रू आउट द ऑर्बिट. जब वो सूर्य के पास होते हैं तो वो कुछ थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं, और जब सूर्य से थोड़े दूर होते हैं अपने ऑर्बिट में तो वो थोड़ा धीरे चलते हैं. दे मूव अ बिट स्लोअर. सो सपोज अ प्लैनेट इज ऑब्जर्व्ड एट 2 सक्सेसिव टाइम्स. हम 2 बार उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी एक फिक्स प्लैनेट का, एंड लेट्स से कि हम इन 2 ऑब्जर्वेशन के बीच में एक फिक्स टाइम गैप रखते हैं, लेट्स से फ्यू वीक्स. तो अब हम सबसे पहले हम प्लैनेट की जो पोजीशन है उसको देखना चाहते हैं कि वो कहाँ पर है. तो हम क्या करते हैं, हम प्लैनेट की पोजीशन को, सपोज इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट की, तो प्लैनेट की पोजीशन तक हम सूर्य से एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं, और हम 2 वीक के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ऑब्जर्वेशन के एंड में भी जो प्लैनेट की पोजीशन है उसको रेडियस वेक्टर से अगेन हम इसको ड्रॉ करते हैं. तो हमारे पास 2 रेडियस वेक्टर हैं. फर्स्ट दैट करस्पॉन्ड्स टू इनिशियल ऑब्जर्वेशन, एंड सेकंड रेडियल वेक्टर दैट करस्पॉन्ड्स टू that final observation. And between these two observations हम क्या देखते हैं कि प्लैनेट जो है वो अपने ऑर्बिट में एक प्लेनर एरिया कवर करता है, और इस एरिया को यहाँ पर इस डायग्राम में शेडेड पोर्शन से दिखाया गया है, टैग किया है A1. ये उस समय की बात हो रही है जब प्लैनेट सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में ऐसी स्थिति में है कि वो सूर्य के कुछ पास है. अब ऐसा ही सेम ऑब्जर्वेशन कुछ हफ्तों बाद ऑर्बिट में किसी दूसरी जगह पर किया जाता है, जहाँ पर कि अब प्लैनेट जो है वो सूर्य से कुछ ज़्यादा दूरी पर है. तो हम देख रहे हैं कि हमने सेम सेट ऑफ टाइम, लेट्स से 2 वीक्स के लिए, जिस 2 वीक्स के लिए पहला ऑब्जर्वेशन हुआ था, उसी सेट ऑफ टाइम इंटरवल के लिए इस ऑब्जर्वेशन को भी किया, सेकेंड इंटरवल को. और जो शेडेड एरिया है A2, उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि दरअसल वेलोसिटी, जब सेकंड पोजीशन में वेलोसिटी जो थी प्लैनेट की वो पहले पोजीशन से कम थी, लेकिन ये इस तरीके से थी कि जो रेडियल वेक्टर है जो सन से प्लैनेट को ज्वाइन करता है किसी भी सिचुएशन में फिक्स टाइम इंटरवल में, दरअसल फिक्स एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड ट्रैवल करता है. फाइनली जो तीसरा नियम है, जो दरअसल कुछ समय बाद आया था, काफ़ी सारे कैलकुलेशंस के बाद, और ये लॉ कहता है, ये कंपेयर करता है ऑर्बिटल पीरियड और ऑर्बिटल साइज,
किन्हीं भी दो प्लैनेट्स को, बल्कि ये सिर्फ एक प्लैनेट की बात नहीं करता, डिफरेंट प्लैनेट्स के कंपैरेटिव स्टडी की भी बात करता है। तो ये ऑर्बिटल पीरियड और ऑर्बिटल साइज को कंपेयर करता है और कहता है कि पीरियड जो है वो हमेशा ऑर्बिटल साइज के 3/2 पावर के प्रोपोर्शनल रहेगा। अब इस स्टेटमेंट में पीरियड हम किसे कहेंगे, ऑर्बिटल पीरियड किसे कहेंगे? सो इस स्टेटमेंट में पीरियड इज द टाइम इंटरवल इट टेक्स अ प्लैनेट टू गो कंप्लीटली अराउंड इट्स ऑर्बिट, जब तक कि वो अपने ऑर्बिट का एक पूरा चक्कर लगाए, जितना टाइम वो लेता है हम इसको, इस ग्रह का ऑर्बिटल पीरियड कहेंगे। और ऑर्बिटल साइज को कैसे मेज़र करेंगे? फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि ये जो ऑर्बिट है ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट की जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है, सबसे बड़ी जो डायमीटर है, जिसे टेक्निकली कई बार हमने बुक्स में मेजर एक्सिस के नाम से भी पढ़ा है, तो ये जो मेजर एक्सिस है ये दरअसल इट वुड करस्पॉन्ड टू द ऑर्बिटल साइज ऑफ दिस ऑर्बिट। सो नेक्स्ट अब हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से डायनेमिक्स जो है वो किस तरीके से डेवलप हुई जब प्लेनेटरी मोशन की बात हो रही थी। सो जब केपलर अपने ये प्लेनेटरी मोशंस को डिस्कवर कर रहे थे, पैरेलली गैलीलियो वो स्टडी कर रहे थे लॉज ऑफ मोशन को। और प्रॉब्लम क्या थी जिसको सब मिलकर, जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो जिसको अप्रोच कर रही थी, प्रॉब्लम वाज दैट व्हाट मेक्स द प्लैनेट्स गो अराउंड। क्या है ऐसा जिसकी वजह से कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन क्यों घूम रहा है वो? So Galileo discovered a very remarkable fact about this motion, which was essential to all of these laws. So fact was what we know in terms of physics or in terms of our term written in our books. हमारी बुक में इस तरीके से उस नियम को लिख दिया गया है, लिखा है जड़त्व का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। तो ये जो प्रिंसिपल है दरअसल क्या बताता है? ये अगर स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान करें तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर मूव कर रहा है तो मूव करता ही रहेगा कंप्लीटली अनडिस्टर्ब, अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स से उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है तो इट विल गो ऑन लाइक फॉर एवर, वो हमेशा चलता रहेगा सीधी सरल रेखीय गति में, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में। उसका वेलोसिटी उस सीधी सरल रेखीय गति में बदलेगा नहीं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया वाज लाइक अ फंडामेंटल प्रिंसिपल टू ऑल ऑफ द मोशन। बाद में न्यूटन ने इस आइडिया को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और कहा कि अगर, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसा तो नहीं होता है प्रकृति में कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो वो हमेशा ही इन्फिनिट टाइम तक वो एक सरल रेखीय गति में ही मूव करता रहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में। डायरेक्शंस चेंज होती हैं, तो अगर डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं तो क्या कारण है उस डायरेक्शन के चेंज होने का? न्यूटन ने ये मॉडिफिकेशन इस प्रिंसिपल में ऐड किया और उन्होंने बोला कि देयर इज़ द ओनली वे टू चेंज द मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ टू यूज़ एन एक्सटर्नल फोर्स। So in fact the law is that acceleration produced by the force is inversely proportional to object's mass. So if we have a more massive object, so stronger will be the force required to produce a given acceleration. अगर हम acceleration की सीमा को निर्धारित कर दें कि हमने a amount of acceleration produce करना है किन्हीं दो objects में जिनके masses कुछ different हैं, तो वो object जो कुछ ज़्यादा massive है उसको हमें गिवन एक्सेलरेशन तक एक्सेलरेट करने के लिए कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स की ज़रूरत होगी। अब आगे हम बात करना चाहते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की। तो इससे पहले कि हम इक्वेशंस को जंप करें सीधे ही, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट अबाउट समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, जो हमारे लिए बहुत यूजुअल हो गया है। सो इन पास्ट पीपल ऑब्वियसली न्यू दैट देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट अर्थ विच पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड। कुछ तो स्पेशल है इस पृथ्वी में जो कि हर एक चीज़ जो है इससे बंधी हुई है, जो इसके ऊपर हमें दिखाई देती है, या फिर अगर आकाश से छूटती हुई दिखती है तो वो पृथ्वी की तरफ ही आती है, पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच रही है, कुछ तो है। बट दे फिगर्ड दैट डाउनवर्ड फोर्स वाज यूनिक टू अर्थ। उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया कि ये जो फोर्स है ये सिर्फ अर्थ से जुड़ा हुआ है, और जो स्काई में या आकाश में जो
चीज़ें हमें दिख रही हैं, तारे हैं, चांद है, तारे हैं और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो मूवमेंट्स हैं वो इस फोर्स से बिल्कुल अलग हैं. दे आर जस्ट अनरिलेटेड with this force. So in 1665, only 23 years old Isaac Newton, he recognized that this force is responsible for holding the moon in its orbit. अब अगर थोड़ा सा अगर हम रिविजिट करना चाहें एक बहुत ही फेमस सी कहानी जो हम सब ने सुनी है, जब भी हम गुरुत्व की बात करते हैं तो हमें एक कहानी याद आती है कुछ ऐसी कि न्यूटन एक बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और अचानक से एक सेब गिरता है और गुरुत्व के नियम की खोज हो जाती है और न्यूटन सोचते हैं कि ये नीचे की तरफ ही क्यों आ रहा है और गुरुत्व के नियम की खोज हो जाती है. तो अगर हम इतना ही कहानी को जानते हैं तो कहानी दरअसल ये अधूरी है. तो दरअसल वो साइंटिफिक क्वेश्चन जो न्यूटन के दिमाग में आया उस समय वो सिर्फ इतना नहीं था कि ये सेब क्यों नीचे की तरफ गिर रहा है. क्वेश्चन जो न्यूटन ने पूछा वो ये था कि अगर ये सेब नीचे की तरफ गिर रहा है तो क्या वो चांद भी नीचे की तरफ गिर रहा है, और क्या ऐसा कोई नियम हो सकता है जिसकी मदद से अगर हम इस एप्पल के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कंप्लीटली, हम जान सकते हैं कि किसी समय में ये कहाँ पर होगा, कितना फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है किसी इंस्टेंट पर. तो क्या ऐसा हम उस चांद के मोशन के बारे में भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा कोई प्रिंसिपल है जो इन दोनों ही मोशन को साथ में एक्सप्लेन कर सके. सो इंडीड ही शोड दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. तो यूनिवर्स में जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस. जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो इसका कारण है इस अट्रैक्शन का वो है वस्तु का द्रव्यमान, उसका मास. तो ये टेंडेंसी किसी भी बॉडी की टू अट्रैक्ट वन अनदर इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन सिंपली, which arises due to mass of each body. So if the myth were true that a falling apple inspired Newton to his law of gravitation, then the attraction is between not just we can't say that attraction is between just apple and earth. Attraction was between the mass of the apple and mass of the earth. So this is what makes the law of gravitation a universal law. Why we call this a universal law? हमने किताबों में पढ़ा है, वहाँ पर सिर्फ गुरुत्व का नियम नहीं लिखा है, वहाँ पर लिखा है सार्वत्रिक गुरुत्व का नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो क्यों इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल कहा जा रहा है? क्योंकि ये न सिर्फ पृथ्वी पर होने वाले विभिन्न गतियों को एक्सप्लेन करता है, बल्कि एस्ट्रोनॉमिकल सेलेसियल बॉडीज़ के लिए भी, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज सेलेसियल बॉडीज़ के लिए ये इक्वली अप्लाई होता है. सो अब इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है एक सोलर सिस्टम, लेट्स से जस्ट अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन. सो द ब्रिलियंट आइडिया रिजल्टिंग फ्रॉम दीज कंसिडरेशंस इज दैट नो टेंजेंशियल फोर्स इज नीडेड टू कीप अ प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट. न्यूटन ने जब बहुत कीनली केपलर के नियमों को का अध्ययन किया तो पाया, इससे पहले ये माना जाता था कि अगर एक प्लैनेट जो सन के चारों ओर एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो एक टेंजेंशियल फोर्स, एक साइडवेज फोर्स बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा इसको अपने ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए. लेकिन with the better understanding of theory of motion, Newton appreciated that sun was actually the organization of all the forces which governed the motion of planets around it. So there is no tangential force needed for a planet to keep it in an orbit around sun. All that force is present is just acting towards sun only. So the law of equal areas, the Kepler's second law, was actually a direct consequence of the idea that all the forces are directed exactly towards the sun itself. So next, by analyzing Kepler's third law, it is possible to show that the farther away the planet, weaker the force due to sun. So अगर हम
दो ग्रहों को कंपेयर करें जो कि विभिन्न दूरियों पर हैं, दो अलग अलग दूरियों पर हैं सूर्य से, तो फोर्स जो सूर्य की वजह से प्लैनेट पर लग रहा है वो रिस्पेक्टिव ग्रह की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एनालिसिस ये बताती है। तो न्यूटन ने केपलर के द्वितीय और तृतीय नियम की एनालिसिस के बाद ये स्टेटमेंट दिया, ये कंक्लूजन दिया कि अवश्य ही एक फोर्स होना चाहिए जो कि ग्रह के सूर्य से गति के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और हमेशा इन दोनों के को जोड़ने वाली लाइन के बीच में अलाइंड है और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सिर्फ मास की वजह से वो प्रेजेंट है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को अगर हम अब देखें तो इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स, मास m1 और मास m2 का, और दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है स्मॉल r से इसको दिखाया गया है। और इक्वेशन को अगर हम देखें तो इक्वेशन लिखा है F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू G, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड मल्टीप्लाइड विद m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब अगर थोड़ा सा अगर हम पहली यूनिट को थोड़ा सा रिकॉल करें तो हम जानते हैं कि जब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर हमसे पूछा जाए किसी फोर्स के बारे में वो तब तक कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होगा जब तक उसका मैग्नीट्यूड और उसकी दिशा दोनों हमें पता ना हो। ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी गई है इसमें सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताया गया है। और F1 अगर अब आप यहाँ पर देख रहे हैं F1 इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स m2। सो जब हमसे पूछा जाए, अगर हमसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ये जो दो मासेस हैं m1 और m2 जिनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस स्मॉल r है, तो बताइए कि गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स है वो कितना होगा। तो अगर कोई पूछे ऐसा कोई क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन अपने आप में एब्सर्ड है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और इलेबोरेटिवली पूछा जाना चाहिए। हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें गुरुत्वाकर्षण का फोर्स m1 पर m2 की वजह से लगने वाले फोर्स को बताना है या m2 पर m1 की वजह से लगने वाले फोर्स की बात हो रही है। क्योंकि जब भी फोर्स की बात होगी अगेन तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो अधूरी जानकारी होगी, हमें उसकी दिशा के बारे में भी जानकारी देनी है। तो अब हम इस अपने प्रश्न को थोड़ा सा रीडिफाइन करते हैं, थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास m2। तो यहाँ पर जो हमारा सोर्स मास है इज मास m2। तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव है। तो जो सोर्स है ग्रेविटी का, जो मास जो सोर्स है, हमेशा उसकी तरफ ये फोर्स अप्लाई होगा। तो इसी वजह से अगर हम देखें m1 मास पर जो F1 फोर्स का एरो है इज टूवर्ड्स मास m2 बिकॉज दिस इज gravitational force. F1 is gravitational force acting on mass m1 due to presence of mass m2, and its magnitude is given by this quantity g m1 m2 by r square, but direction will be directed towards mass m2, towards source of gravitation. Again अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे पूछें कि m2 मास पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, m2 मास पर लगने वाले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा m1 मास की वजह से, तो अब अगेन मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, टूवर्ड्स मास m1. So for complete description we need to know both of them, although magnitude is similar in both the cases but direction will be opposite as shown in this slide. Next अगर हम बात करें अर्थ और मून सिस्टम की, अर्थ और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाला जो नेचुरल सैटेलाइट है इसका मून, और इसी सिस्टम को क्योंकि न्यूटन ने भी स्टडी किया टू चेक whether this law of gravitation which was actually working fine for all terrestrial motion, is it working good for this earth moon system. So
उस समय पर जो मून का ऑर्बिट है, अर्थ से मून की दूरी है, वो प्रिसाइसली नोन नहीं थी। तो इस वजह से ये जो रिजल्ट था, जब उन्होंने कैलकुलेट किया मून अपने ऑर्बिट में 1 सेकंड में कितना दूरी चलता है, और उसको क्रॉस चेक किया इस न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कि क्या ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इज दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। सो ही जस्ट उन्होंने ये अपने रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया, एंड ओनली फ्यू 6-7 ईयर्स लेटर जब अर्थ मून जो डिस्टेंस थी वो प्रिसाइसली नोन हुई, देन ही जस्ट recalculated all the things and found out a beautiful agreement. So then this theory was published, and then he was convinced that okay, my law of gravitation holds good for not only for terrestrial motion but celestial as well. So not only for earth moon systems but various of different astronomical systems, such as you can say any like double stars or like black holes, which are sitting at the center of our galaxies, and let's try to increase the scales further. So for groups of galaxies, then for entire universe, और अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो हम जानते हैं ये भी एक फैक्ट कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये लगातार फैलता जा रहा है, इट्स ओवरऑल एक्सपेंडिंग। तो ये एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को भी जो बल है, जो फोर्स है, जो इसको बांध के रखता है, दरअसल वो गुरुत्व का नियम है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न सिर्फ टेरेस्ट्रियल सेलेसियल बल्कि जितने भी लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स, ऐसा हम इसको कहते हैं, जितने भी लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स पर हम देखते जाएं, ये नियम इक्वली अप्लाई होता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों ये गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा अभी हमने बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जब हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक मीन्स वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनकी डायमेंशन हमारे डे टू डे लाइफ में, जो ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल हैं, देखने को मिलते हैं, दैनिक जीवन में जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो मोशन है, क्योंकि हमने ये कहा कि गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स है वो सारे ही ऑब्जेक्ट, प्रत्येक दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहा है हमेशा, जब तक कि उसका एक नॉन ज़ीरो मास है। तो हम जानते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट्स जो हमें दिखाई देते हैं उनका कुछ तो फाइनाइट मास है, लेकिन वो हमें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते दिखते नहीं हैं। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि दरअसल ये जो गुरुत्वाकर्षण, अगर हम गुरुत्वीय कांस्टेंट की डायमेंशन को देखें, के मैग्नीट्यूड को देखें, एमकेएस यूनिट में अगर मैग्नीट्यूड को आप देखते हैं 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11, इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है -11 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सो दैट मीन्स इट इज़ दैट काइंड ऑफ फीबल फोर्स कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, डे टू डे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए दरअसल जो फोर्स है वो प्रेजेंट है मासेस के बीच में, लेकिन इफेक्ट वो दिखने लायक नहीं है, बहुत ही फीबल है। तो अगर हम, लेकिन वहीं पर अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स में चले जाते हैं, जहाँ पर मासेस लेट से हम मेज़र करते हैं सोलर मासेस की यूनिट में, अगर हम अपने सन को देखें, हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर हम कह सकते हैं एज अ सेंटर ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर सन के मास की बात करें, सो दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻30 kg। सो 10⁻30 kg के ऑर्डर में अगर हम जाते हैं मासेस में, तो हमें ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल इफेक्ट बहुत ही एस्टाउंडिंग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। हमें दिख रहे हैं प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूमते हुए, और न सिर्फ एक ऑर्बिट में बल्कि बहुत सुदूर रेंजेस तक प्लैनेट्स जो हैं वो सोलर सिस्टम से बंधे हुए हैं। और न सिर्फ प्लैनेट्स बल्कि और भी सारे, अगर आप पता करेंगे तो और भी सारे तरीके के जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस सिस्टम से बंधे हुए हैं। तो जब हम एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स में आ जाते हैं, जहाँ पर मासेस इतने हाई हैं 10⁻30 kg के ऑर्डर में, डिस्टेंसेस वो लाइट ईयर्स में मेज़र किए जा रहे हैं। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस विच लाइट ट्रेवल्स इन 1 year, एंड वी नो दैट लाइट हैज़ द वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर्स वो चलती है। और वहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में हमारा जो यूनिट है इज़ 1 light year, इज़ द डिस्टेंस दिस लाइट इज़ ट्रैवलिंग इन 1 year। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितने ह्यूज स्केल्स हैं। तो जब हम इन ह्यूज स्केल्स की बात करते हैं, तो ग्रेविटी जो है एक ब्यूटीफुल फिनोमिना को
हमें देखने को मिलते हैं जो सिर्फ इस नियम के द्वारा ही एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अब अगर हम सिर्फ सन की बात करें तो सन के पास भी एक, जो हम कहते हैं, एक इनर मोस्ट कोर है जहाँ पर कि न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी आउटपुट जनरेट हो रहा है वही सन से होने वाले डिफरेंट रेडिएशन का जनरेशन उसी एनर्जी आउटपुट की वजह से है। तो दरअसल क्या हो रहा है कि सन के डिफरेंट पार्ट्स में जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसकी वजह से जो मटेरियल सन में है वो कंप्रेस हो रहा है लगातार, और सन के कोर पर इसी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर की सिचुएशन ऐसी हो पाई कि वहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो दरअसल स्टार्ट हो सकी। और जब वो न्यूक्लियर रिएक्शंस स्टार्ट हुई तभी उसका एनर्जी आउटपुट डेवलप हुआ, और वो ही एनर्जी आउटपुट दरअसल वही सोलर एनर्जी, अगर हम सिर्फ अपने प्लैनेट की भी बात करें तो इज़ द primary source of energy for us, like for planet like Earth. So gravitational force is so important at cosmic scales because it acts at a distance. क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट के भी बॉडीज़ के बीच में ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस टाइप के फोर्सेस को हम कहते हैं फोर्सेस विच एक्ट एट अ डिस्टेंस। सो वो सारे फोर्सेस जो इस तरीके से एक डिस्टेंस से एक्ट कर सकते हैं उनको दरअसल हम एक टर्म हम अब यूज़ करेंगे फील्ड। उनको हम सिर्फ फोर्स नहीं कहेंगे, हम उनको फील्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो व्हेन बॉडी सेट्स अप अ डिस्टर्बेंस, एक बॉडी ने किसी वजह से, अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो किस वजह से, उसके मास की वजह से एक डिस्टर्बेंस, और या उसी डिस्टर्बेंस को हम कह रहे हैं फील्ड सेट कर दिया है स्पेस में सारे पॉइंट्स पर। और अगर उसने ये डिस्टर्बेंस और फील्ड सेट कर दिया है सारे पॉइंट्स पर, तो दूसरा कोई सा भी मास अब अगर इस स्पेस में, इस फील्ड में एंटर होता है, सो दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, दैट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ दिस मास। So there is a field associated with each force that acts at a distance. So इसीलिए अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो हम बात करते हैं जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हम कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम कहते हैं। तो वो सारे फोर्सेस विच एक्ट एट अ डिस्टेंस, जिनके काम करने के लिए, जिन फोर्सेस को बॉडी को अफेक्ट करने के लिए उसको डायरेक्ट कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, उनको हम एक फील्ड के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगेन थोड़ा सा अगर पिछली इक्वेशन को ध्यान दें तो मैग्नीट्यूड जो फोर्स का है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, विच इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हम ये समझ सकते हैं, सीधा सीधा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ये निकलता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस सोर्स से टेस्ट मास की बढ़ती जाएगी, फोर्स जो है वो कम होता रहेगा, बल्कि ज़्यादा स्केल से कम होगा, 1/r² से कम होगा। लेकिन ज़ीरो कब होगा? अगर हम इसकी बात करें तो ज़ीरो कब होगा? ज़ीरो सिर्फ तब होगा जब r इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो कहने का मतलब कि ये इस टाइप का फोर्स है जो भले ही दूरी के बढ़ने के साथ में बहुत फीबल होता चला जाता है। जिस गति से दूरी कम हुई है उससे ज़्यादा गति से फोर्स कम होगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, इट वुड नॉट बी ज़ीरो। ये ज़ीरो होगा जब r इन्फिनिटी को टेंड होगा, इन्फिनिटी पे जाके ये ज़ीरो होगा। तो इस तरीके के फोर्सेस को कई बार हम साइंस में एक टर्म यूज़ करते हैं, हम कहते हैं दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की बात करें, वो सारे फोर्सेस जो 1/r² डिपेंडेंस रखते हैं मैग्नीट्यूड वाइज डिस्टेंस के साथ में, या हम कहें इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, दोज आर एक्चुअली लॉन्ग रेंज फोर्सेस। During the course of physics, we talk about different types of energies as well existing in the universe. So one of the general type of such energy is potential energy. So potential energy is the energy associated with the configuration or arrangement of a system of objects that exert forces on one another. और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम कुछ examples की help लेंगे. So as an example, maybe a bungee cord jumper. So a bungee cord jumper which is plunked from a staging platform. तो अब इस केस में अगर बात करें कि सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या है, सो सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स हियर कंसिस्ट ऑफ अर्थ एंड जंपर,
and the force between objects is gravitational force acting between earth and jumper. So during the jump, we know that bungee jumper is plunged to the stage. So during the jump, what happens, that relative distance, relative separation between this jumper and earth decreases. So हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेटिव डिस्टेंस को भी अगर हम एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल कह रहे हैं, अगर हमने इनिशियल पॉइंट पर लेट से इसका मेजरमेंट किया है कि जंपर और अर्थ के बीच की सेपरेशन कितनी है, तो ड्यूरिंग जंप हमारा जो सिस्टम है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, रिलेटिव सेपरेशन चेंज हो रहा है. सो नाउ टू अकाउंट फॉर जंपर, to account for jumper's motion and increase in its kinetic energy, we know that when he will jump, so subsequently what will happen, that kinetic energy of this jumper will increase. इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती रहेगी. तो this is the energy associated. हम कह सकते हैं कि इस एनर्जी को क्या हम उस वेरिएबल की हेल्प से समझ सकते हैं. अगर हमने सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड जंपर को एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल टैग कर दिया लेट से, तो क्या स्टेट ऑफ सेपरेशन के थ्रू हम इस काइनेटिक एनर्जी को डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो हाँ, और वो फंक्शन जो इस रिलेटिव सेपरेशन के फॉर्म में दिखाया जाता है, उसी फंक्शन को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसको हम आगे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे. साथ में लेट्स से इन मेनी सिचुएशंस लाइक सीन हियर, इट सीम्स एज दो एनर्जी हैज़ बिन स्टोर्ड इन अ सिस्टम. अगर हम इस बॉल की बात करें जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रेस्ट कर रही है, अगर ये कुछ देर बाद फॉल कर जाती है इस गोल पिट से, तो हम देखते हैं कि हम रीजनेबली वी कैन से दैट देयर वाज अ एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इन दिस केस, एंड विच वाज देन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट फेल डाउन थ्रू दिस गोल पिट. सो it points out to the idea of energy associated with the position of bodies in a system. So this kind of energy is a measure of potential, or possibly what amount of work is to be done to increase, to change the motion, or for the subsequent motion of bodies. So our discussion suggests that there is a potential energy associated with the body's weight and its height in these two examples above the ground, and we call it gravitational potential energy. So now we have two ways to describe what happens when a body falls without air resistance. So first way is to say that gravitational potential energy decreases and the falling body its kinetic energy then increases. But the other way is that falling body's kinetic energy increases because the force of Earth's gravity, or in other way we say it like body's weight, that body's weight or that force of Earth's gravity is doing work on the body, and that is why kinetic energy of the body is increasing.